बात बहुत पुरानी है। एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, जिसके राजा का नाम विश्व प्रताप सिंह था। विश्व प्रताप सिंह बहुत ही पराक्रमी और प्रतापी राजा था। उसके विवाह को 10 वर्ष बीत चुके थे, परंतु उसकी कोई भी संतान नहीं थी। महारानी इस बात से हमेशा ही दुखी रहती थी। महाराज महारानी को तसल्ली देते हुए कहते, महारानी, आप चिंता न कीजिए। आज नहीं तो कल भगवान हमारी अवश्य सुनेगा और आपको जरूर संतान की प्राप्ति होगी। एक बार की बात है, राजा अपने मंत्री के साथ शिकार से वापस आ रहा था। तभी अचानक से जंगलों में जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। राजा अपने मंत्री से बोले, मंत्री जी, ये आवाज सुन रहे हैं? अवश्य किसी को हमारी मदद की आवश्यकता है। मंत्री जी, ढूंढिए, ये दर्द भरी आवाज में कौन रो रहा है। मंत्री जी आसपास सारे जंगल में ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। वो महाराज के पास आकर कहते हैं, महाराज, आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन आप ये सामने जो बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं ना, आवाज इस पेड़ के ऊपर से ही आ रही है। महाराज जल्दी से उस पेड़ के पास आते हैं और आसपास ढूंढते हैं, परंतु उन्हें कोई नजर नहीं आता। इसके बाद महाराज कहते हैं, तुम कौन हो? मैं ये जानना चाहता हूँ। इस राज्य का राजा होने के नाते तुम जो भी हो, वो मेरी प्रजा के अंतर्गत आते हो, और महाराज होने के नाते मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मेरे सामने आओ, ताकि मैं जान सकूं कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। राजा की बात सुनते ही एक स्त्री की आत्मा सामने आ जाती है और वो आत्मा राजा से कहती है, महाराज, मेरा नाम सुमन है और इस पेड़ पर बैठकर मैं ही कई सालों से रो रही हूँ। परंतु मुझे बताओ कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुम क्यों रो रही हो। महाराज, मैं एक आत्मा हूँ जो अपनी मुक्ति के लिए रो रही है। बरसों पहले की बात है। मैं इसी जंगल के किनारे एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करती थी। मैं लकड़ियां बेचकर अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। एक दिन लकड़ियां ले जाने में मुझे शाम हो गई और जंगल में मुझे एक शेर ने पकड़ लिया और फिर मुझे मारकर खा गया। मेरी हड्डियां इसी पेड़ के आसपास पड़ी हुई हैं। मुझे मुक्ति तभी मिल सकती है जब कोई उन हड्डियों को एकत्रित करके विधि विधान से मेरा अंतिम संस्कार कर दे। बस महाराज, मैं इसीलिए रो रही थी। तुम चिंता मत करो सुमन, तुम्हें मुक्ति दिलाना मेरी भी जिम्मेदारी है। ऐसा कहकर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वो लकड़ियां इकट्ठा करके चिता बनाए। मंत्री ने लकड़ियां इकट्ठा की और चिता बनाई। उसके बाद राजा ने पूजा पाठ करने के साथ साथ उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार होते ही सुमन फिर से प्रकट हो गई और महाराज से बोली, महाराज, मैंने सुना तो था कि आप बहुत दयालु हैं, परंतु आज मैंने देख भी लिया, आप मेरी मुक्ति का कारण बने हैं। मैं मुक्त होकर जा रही हूँ, परंतु जाने से पहले मैं आपको एक आशीर्वाद देना चाहती हूँ। महाराज, मैं जानती हूँ कि महारानी की कोई संतान नहीं है। महाराज, मेरे आशीर्वाद से आपके घर एक राजकुमार जन्म लेगा और वो राजकुमार अनोखा राजकुमार होगा। ऐसा कहकर सुमन की आत्मा मुक्त होकर वहां से चली जाती है। महाराज अपने घर आते हैं और महारानी को सारी बातें बताते हैं। महारानी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, क्या महाराज, आप सच कह रहे हैं? क्या अब मैं भी मां बन सकूंगी? अभी कुछ दिन बीते ही थे कि महारानी ने महाराज को अपने गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाई। जैसे जैसे गर्भ के दिन आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे महारानी के साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ। महारानी के आसपास कुछ तितलियां आकर मानो गीत गुनगुनाती और महारानी का दिल बहलाती। महारानी वो गुनगुनाहट सुनकर बहुत खुश हो जाया करती थी। महाराज और बाकी महल के सारे लोग ये देखकर बहुत ही आश्चर्य करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। जब कुछ और दिन बीते तो महारानी की आंखों से रोशनी निकलती थी।
और जब दिए बुझ जाते थे, तब महारानी की आंखों की रोशनी से पूरा महल रोशन हो जाता था। महाराज ये देखकर काफी हैरान होते थे। एक दिन महाराज महारानी से बोले, महारानी, सुमन की आत्मा के आशीर्वाद से हमारा जो भी पुत्र होगा वो अनोखा होगा। और इस बात का प्रमाण हमें इसी बात से मिलता है कि हमारा राजकुमार अभी आपके गर्भ में है, परंतु हमारे साथ विचित्र घटनाएं घटित हो रही हैं। और इस तरह महाराज के पुत्र के जन्म का समय भी आ गया। एक दाई बाहर आई और महाराज को बधाई देते हुए बोली, महाराज, आपको बहुत बहुत बधाई हो। महारानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। आपका पुत्र लाखों में एक है। ये सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने गले से मोती की माला निकालकर दाई को दे दी। तभी वहां दूसरी दाई दौड़ती हुई आई और बोली, महाराज महाराज, एक पुरस्कार की अधिकारी तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैं आपको आपके पुत्र के जन्म से जुड़ी हुई एक और खुशखबरी देने आई हूँ। जल्दी बताओ कि वो कौन सी खुशखबरी है। महाराज, आपका राजकुमार केवल सुंदर ही नहीं, अपितु अनोखा राजकुमार है। महाराज, राजकुमार के जन्म के बाद महारानी के कक्ष के दियों का तेल खत्म हो गया था, तो राजकुमार की आंखों से इतनी तेज रोशनी निकल रही है कि उससे महारानी का पूरा कक्ष जगमगा उठा है। क्या तुम सच कह रही हो? जी महाराज, आप अपनी आंखों से कक्ष में चलकर देख लीजिए। महाराज कक्ष में आते हैं तो देखते हैं कि राजकुमार की आंखों से रोशनी निकल रही है और पूरे कक्ष में उजाला है। ये देखकर महाराज बहुत खुश हो जाते हैं और राजकुमार को गोद में लेकर कहते हैं, ये राजकुमार तो अनोखा है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजकुमार बड़े हो रहे थे। राजकुमार में कुछ अलौकिक शक्तियां थी, जैसे कि राजकुमार किसी सूखे फूल या सूखे पेड़ को छू देते थे तो वो फिर से हरा भरा हो जाता था। और अगर राजकुमार बांसुरी बजाते थे तो जंगल के सभी जानवर राजकुमार के आसपास आकर बैठ जाते थे। ये देखकर राज्य की प्रजा काफी हैरान रहती थी, परंतु महाराज और महारानी ये देखकर बहुत खुश होते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब राजकुमार जवान हो चुके थे। महाराज भी अब लगभग बूढ़े हो चुके थे। एक दिन महाराज ने राजकुमार को बुलाकर कहा, राजकुमार, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका राज्याभिषेक करके आपको राजा बना दूं और राज्य का सारा कार्यभार आपको सौंप दूं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द विवाह कर लें। आसपास के बहुत सारी राजकुमारियों के विवाह संबंध आपके लिए आ रहे हैं। आप उनमें से कोई राजकुमारी पसंद करके मुझे बता दें, ताकि मैं जल्द से जल्द आपका विवाह कर दूं। ठीक है पिताजी। राजकुमार ने बहुत सारी राजकुमारियां देखी, परंतु विवाह के लिए उन्हें कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आ रही थी। इस बात को लेकर महाराज और महारानी भी बहुत चिंतित थे। एक दिन महाराज ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और बोले, राजकुमार, मैं जानता हूं कि आपको अपने विवाह के लिए कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आ रही है, परंतु किसी न किसी राजकुमारी को पसंद करके आपको विवाह करना ही होगा, तभी मैं आपका राज्याभिषेक कर पाऊंगा। आप ऐसा कीजिए कि पड़ोस के राज्य में कुछ दिनों के लिए घूमने चले जाइए। हो सकता है कि जब आप वापस आएं तो आपको कोई ना कोई राजकुमारी पसंद आ जाए। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करता हूँ। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर पड़ोस के राज्य घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में काफी घना जंगल था। राजकुमार को प्यास लगती है और वो आसपास पानी ढूंढते हैं। राजकुमार को वहां एक तालाब मिलता है। राजकुमार अपने घोड़े को वहां बांध देते हैं और पानी पीने के लिए तालाब के पास रुकते हैं। राजकुमार ने तालाब से पानी पिया, तभी वहां पर एक मछली सामने आई और राजकुमार से बोली, हे राजकुमार, आपको हमारी महारानी ने अपने महल में बुलाया है, कृपया मेरे साथ चलिए। राजकुमार मछली की बात सुनकर चौंक गए और बोले, हे बोलने वाली अनोखी मछली, तुम्हारी महारानी कहाँ है? राजकुमार,
हमारी राजकुमारी इसी तालाब के भीतर है। आप मेरे साथ चलिए। निश्चित ही मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, परंतु मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? हे मछली, अगर मैं इस पानी में उतरा तो निश्चित ही डूब जाऊंगा। राजकुमार, हमारी महारानी ने आपको ये संदेश भिजवाया है कि आप एक अनोखे राजकुमार हैं। आप पानी में उतरने की चिंता ना करें। आप नहीं डूबेंगे। कृपया आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं और मैं जल्दी ही आपको अपनी महारानी के पास पहुंचा दूंगी। राजकुमार मछली की बात सुनकर उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं। मछली पानी के अंदर तेजी से तैरने लगती है और थोड़ी ही देर में वो राजकुमार को एक महल में ले जाती है। राजकुमार ने देखा कि महल बहुत सुंदर था। मछली तैरती हुई राजकुमार को लेकर अपनी महारानी के पास पहुंच गई और बोली, महारानी जी, मैं राजकुमार को ले आई हूँ। आइए राजकुमार, हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद रानी मछली, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने मुझे इस तरह यहाँ क्यों बुलवाया? राजकुमार, मैंने आपको एक विशेष कारण से यहाँ पर बुलवाया है। आप जल्द ही समझ जाएंगे। मेरे साथ चलिए। रानी मछली राजकुमार को लेकर एक कक्ष में पहुंची, जहां एक सुंदर सी परी सो रही थी। राजकुमार ने उस सुंदर परी को देखकर पूछा, हे रानी मछली, ये सुंदर परी कौन है और ये इस तरह सुप्त अवस्था में बेहोश क्यों पड़ी है? यही बताने के लिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है राजकुमार। राजकुमार, ये परी नीलम है। ये परी लोक की राजकुमारी है। परी नीलम मेरी दोस्त है। वो अक्सर ही मुझसे मिलने तालाब के किनारे आया करती थी और हम बहुत सारी बातें किया करते थे। परंतु एक दिन मैं काफी देर तक परी नीलम का इंतजार करती रही, पर परी नीलम वहां पर नहीं आई। अचानक से परी नीलम लड़खड़ाती हुई वहां पर आई और बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं परी नीलम को उठाकर अपने राजमहल ले आई, परंतु बहुत इंतजार करने के बाद भी परी नीलम होश में नहीं आई और धीरे धीरे इनकी नब्ज भी डूबती जा रही है। अगर उनकी बेहोशी का इलाज नहीं किया गया तो निश्चित ही उनकी मृत्यु भी हो सकती है। परी नीलम बहुत सुंदर है, हम उनकी मृत्यु नहीं होने देंगे। रानी मछली, कृपया करके मुझे बताइए कि परी नीलम को होश में लाने के लिए मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? रानी मछली राजकुमार को एक फूल देते हुए बोली, राजकुमार, ये एक जादुई फूल है। इस तालाब से बाहर निकलते ही आप इस फूल को हवा में उछाल देना, तो आपके सामने एक गुप्त दरवाजा खुलेगा जो आपको सीधा परीलोक ले जाएगा। आपको परीलोक जाकर रानी परी से मिलना होगा और उन्हें सारी बात बतानी होगी। इसके बाद क्या करना है और राजकुमारी होश में कैसे आएंगी, ये तो केवल आपको रानी परी ही बता सकती हैं। राजकुमार वो फूल लेकर मछली की पीठ पर सवार हो गया। मछली राजकुमार को बाहर ले आई और बाहर छोड़ दिया और वहां से चली गई। फिर राजकुमार ने उस फूल को हवा में फेंका तो वहां एक दरवाजा खुल गया। राजकुमार उस दरवाजे से अंदर चले गए। राजकुमार ने देखा कि वो परीलोक के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की तो वहां एक बड़ा सा आदमी प्रकट हुआ और उस आदमी ने राजकुमार से कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यहाँ इंसानों को आने की अनुमति नहीं है। तुम यहाँ से लौट जाओ। नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी विशेष कारण से आया हूँ। मुझे महारानी से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता। कृपया उन्हें खबर कर दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अभी महारानी के आराम करने का समय है। मैं इस वक्त तुम्हारा संदेश उन्हें नहीं दे सकता हूँ। आदमी की बात सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी के बजते ही परीलोक की सारी परियां खिंचते हुए वहां चली आईं और बांसुरी सुनने लगी। इसके बाद राजकुमार ने जैसे ही बांसुरी बजाना बंद किया तो उनमें से एक परी बोली, आप कौन हैं? निश्चित ही आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है।
बल्कि कोई अनोखे मनुष्य है और यहाँ पर आपका आगमन अवश्य ही किसी विशेष कारण से हुआ है। जी परी जी, आपने सही समझा। कृपया करके मुझे रानी परी से मिला दीजिए। मुझे उनसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। इसके बाद परी राजकुमार को लेकर उड़ती हुई रानी परी के कक्ष में पहुंच जाती है और रानी परी को सारी बातें बताकर वहां से चली जाती है। उसके बाद रानी परी राजकुमार से कहती है, बताइए, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? रानी परी, मैं राजकुमार रंजीत हूँ। और फिर राजकुमार रानी परी को सारी बातें बता देता है। ये सुनकर रानी परी आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान करती है और उसके बाद आंखें खोलकर राजकुमार को बताती है, राजकुमार, नीलम परी मेरी ही बेटी है। वो अक्सर अपनी सहेली से मिलने पृथ्वी लोक पर जाया करती थी। जैसा कि मैं अपनी शक्तियों से देख पा रही हूँ कि जब वो पिछले कुछ दिनों पहले अपनी सहेली से मिलने गई थी, तो तांत्रिक विश्वदेव ने उसे देख लिया और उसने अपनी शक्तियों से नीलम परी को कैद कर लिया। इसके बाद उसने नीलम परी से कहा, परी नीलम, मुझे बहुत दिनों से आपकी तलाश थी। आज आप मुझे मिल ही गई। आप मुझसे विवाह कर लीजिए। आपसे विवाह करते ही मेरी शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी और मैं फिर इस पृथ्वी के जिस हिस्से पर चाहूं राज कर सकता हूँ। ये धूर्त तांत्रिक, मैं तुझसे विवाह कभी नहीं करूंगी। परी नीलम, आप फिर सोच लीजिए। अगर आप अपनी मर्जी से मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो आप जीवन भर मेरी रानी बनकर रहोगी। परंतु अगर आप मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगी, तो मैं आपको जीने नहीं दूंगा। मूर्ख तांत्रिक, तू जीवन का लालच किसे दे रहा है? मुझे मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए जो मुझे भीख में मिले। मैं तुझसे विवाह कभी नहीं करूंगी। तुझे जो करना है वो तू कर ले। नीलम की बातें सुनकर तांत्रिक बहुत गुस्से में आ जाता है और अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से उस पर वार करता है और साथ ही उससे कहता है, मैं जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद तुम बेहोश हो जाओगी। मैं कल फिर आऊंगा। अगर कल तक तुमने मुझे हाँ नहीं कहा, तो तुम्हारी बेहोशी मृत्यु में बदल जाएगी और तुम सदा के लिए मर जाओगी। ऐसा कहकर तांत्रिक वहां से चला गया और नीलम परी लड़खड़ाती हुई उस तालाब के किनारे अपनी सहेली से मिलने पहुंची। इससे पहले कि वो अपनी सहेली रानी मछली को कुछ बता पाती, वो बेहोश हो गई और रानी मछली उसे उठाकर अपनी दुनिया में ले गई। हे रानी परी, मुझे राजकुमारी को होश में लाने का कोई तरीका बताइए। उसी तालाब के उत्तर की ओर घने जंगलों के बीच एक काली पहाड़ी है। इस काली पहाड़ी के नीचे एक गुफा है। वहीं वो तांत्रिक रहता है। तुम्हें उस तांत्रिक के पास पहुंचकर उसे खत्म करना होगा। और हाँ, एक बात याद रहे, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। रानी परी, मैं खतरों से नहीं डरता। मुझे किसी भी तरह नीलम परी की जान बचानी है। ठीक है, मैं तुम्हें गुफा के दरवाजे तक पहुंचा देती हूँ, परंतु आगे की लड़ाई तुम्हें स्वयं लड़नी होगी। और हाँ, एक बात और, उस तांत्रिक की जान उसकी जादुई छड़ी में है। उसकी जादुई छड़ी टूटते ही वो मर जाएगा और उसके मरते ही मेरी बेटी होश में आ जाएगी। ऐसा कहकर रानी परी राजकुमार को लेकर उड़ चलती है और उस गुफा के दरवाजे पर छोड़कर कहती है, राजकुमार, मेरी सीमा यहीं तक है। इसके आगे तुम्हें खुद जाना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विजयी भव। अब राजकुमार गुफा के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही उसे एक बहुत बड़ा राक्षस मिलता है। राक्षस उस पर हमला करता है और राजकुमार अपनी तलवार निकाल लेता है और उस राक्षस से युद्ध करता है। थोड़ी ही देर में राजकुमार उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर देता है और आगे बढ़ जाता है। बहुत ढूंढने पर आखिर वो उस तांत्रिक के कक्ष में पहुंच जाता है।
तांत्रिक जैसे ही राजकुमार को देखता है तो वो कहता है, आओ राजकुमार, मुझे पता था कि तुम यहाँ तक अवश्य ही पहुंच जाओगे, परंतु तुमने यहाँ पर पहुंचकर कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया है। तांत्रिक, तू नीलम परी को अभी ठीक कर दे, वरना मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। राजकुमार, तुम भूल रहे हो कि तुम इस वक्त मेरी गुफा में हो, और रही बात खत्म करने की, तो ये लो। ऐसा कहकर तांत्रिक राजकुमार के ऊपर जादू करता है तो राजकुमार पिंजरे में कैद हो जाता है। ये देखकर राजकुमार ने अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू कर दिया। तांत्रिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमार बांसुरी क्यों बजा रहा है। थोड़ी ही देर में जंगल के सभी जानवर उस बांसुरी की आवाज सुनकर गुफा की तरफ दौड़ पड़े और आकर राजकुमार के आसपास घूमने लगे। देखते ही देखते सभी जानवरों ने पिंजरे को तोड़ दिया। इस पर तांत्रिक बहुत गुस्सा हुआ और वो राजकुमार पर अपनी जादुई छड़ी से हमला करने लगा। तभी राजकुमार सभी जानवरों से बोला, मेरे दोस्तों, जाओ और जाकर उस तांत्रिक की छड़ी को तोड़ दो। सभी जानवर उस तरफ दौड़ पड़े और तांत्रिक की छड़ी को तोड़ दिया। छड़ी टूटते ही तांत्रिक के शरीर में आग लग गई और वो जलकर मर गया। तांत्रिक के मरते ही वो गुफा भी गायब हो गई और अब राजकुमार तालाब की तरफ निकल पड़े। जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचे तो वहां पर रानी मछली राजकुमारी नीलम के साथ खड़ी थी। राजकुमार ने दोनों को सारी कहानी सुनाई। फिर राजकुमारी और परी नेहा को लेकर वो परिस्तान की तरफ निकल पड़े।